तो जूनियर असिस्टेंट के बाबू बैच में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो है जूनियर असिस्टेंट के लिए हम जो है हिंदी के 30 प्रश्न और रीजनिंग के 15 प्रश्न और साथ ही जीके जीएस के 20 क्वेश्चन और कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन और आपका यूपी स्पेशल से जो है हम 20 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। साथ ही आपको ग्राम विकास का भी सिलेबस इसी में आपका शामिल है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। और जो हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है वह हिंदी का है और हिंदी के जो हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता से यहाँ पर पहला प्रश्न है और पूछ रहा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है यह पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ आपका उत्साह दे रखा है और शोक है, हास है और रति है। तो यहाँ पर अगर बात करें श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। क्या होता है? रति होता है। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और देखिए आलंबन नायक और नायिका जिस पर आश्रय या प्रेम से जो है युक्त नायक नायिका के उद्दीपन बसंत से जो भ्रमर आदि यहाँ पर जो है श्रृंगार रस को जो है बढ़ावा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारा जो है इसमें रति करेक्ट हो जाएगा। उत्साह का क्या होता है? तो उत्साह का आपका वीर होता है। शोक का क्या होता है? तो शोक का हमारा करुण होता है। और हास का आपका हास्य होता है। क्या होता है? हास्य होता है। तो चारों ऑप्शन हमारे क्लियर हो गए। आगे देखिए दूसरा नंबर है होनहार वीरवान के होते चिकने पात, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है होनहार बालक सुंदर होता है, ये तो हमारा जो है गलत हो जाएगा। सुंदर बालक होनहार होता है, ये ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी है कि होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, ये हमारा जो है उचित हो जाएगा। ये हमारा जो है होनहार वीरवार के होते चिकने पात इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। और कह रहा होनहार बालक सुंदर नहीं होता, तो ये भी हमारा जो है गलत हो जाएगा। हमारा जो है सी विकल्प इसमें राइट होगा। अंग अंग फूले ना समाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर बात करें गुस्सा होना यह नहीं होगा, दुख होना यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहुत आनंदित होना। और यहाँ पर बीमार होना यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा बहुत आनंदित होना। आँख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो क्रोध और गुस्सा प्रकट करना। अंगारों पर पैर रखने का अर्थ है जोखिम मुसीबत मोल लेना। गोबर गणेश कर देने का अर्थ है मूर्ख बुद्धि या निकम्मा। और अल्प विराम का चिन्ह इसमें से कौन सा है। तो अल्प विराम का इसमें चिन्ह कौन सा है, तो अगर बात करें तो ये जो आपका क्या है, तो ये जो ऑप्शन नंबर में है यह आपका अर्ध विराम है। कैसा है? यह आपका अर्ध विराम है। और ये जो आपका है यह कैसा है, तो आपका अल्प है। कैसा है? यह आपका अल्प विराम है। और ये कैसा है, तो ये विस्मय विराम है। कैसा? यह आपका विस्मय विराम चिन्ह है। और ये जो आपका है यह पूर्ण विराम है। कैसा? पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप है। तो हमसे अल्प विराम का चिन्ह पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और आगे देखिए एक आपका चिन्ह होता है उद्धरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह होता है? एक आपका होता है उद्धरण चिन्ह। इसे भी आपको याद रखना है कि उद्धरण चिन्ह कैसा होता है। तो उद्धरण चिन्ह आपका इस तरीके से आपका ये उद्धरण चिन्ह होता है। और आपका एक त्रुटि विराम वाला होता है। कौन सा? तो एक आपका त्रुटि विराम वाला होता है। कौन सा? तो एक आपका त्रुटि विराम कैसा होता है, तो त्रुटि विराम आपका कुछ इस तरीके से आपका त्रुटि विराम वाला होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर करिए। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है। तो यहाँ पर है मैंने यह काम कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे अशुद्धि दिख गई ऑप्शन नंबर ए में। क्या? ऑप्शन नंबर ए में मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में पुरुष संबंधित इसमें अशुद्धि है। वाक्य को अशुद्ध मैंने है। क्या है? वाक्य को जो अशुद्ध बना रहा है वह मैंने है। यहाँ पर अगर मुझे क्या रखना चाहिए,
तो यहाँ पर मुझे होना चाहिए, क्या, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, तब जाके हमारा वाक्य जो है शुद्ध हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सरल वाक्य नहीं है। तो निम्न में से कौन सा सरल वाक्य नहीं है, तो यहाँ पर देखिए, लड़का दौड़ता है और बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़के को बुलाया और इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। तो देखिए, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, क्या होता है, जिन वाक्यों में एक ही विशेष और एक ही उद्देश्य होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़के को बुलाया। क्या, देखिए, लड़का दौड़ता है और बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे और मैंने लड़के को बुलाया। यह क्या है, तो जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होते हैं वह हमारा सरल वाक्य होता है। क्या होता है, वह हमारा सरल वाक्य होता है। यह तीनों तो हमारे सरल वाक्य हो जाएंगे। अब आगे बात है, तो जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक जुड़े होते हैं उसे संयुक्त कहते हैं। जैसे उसने परिश्रम किया किंतु उसे सफलता नहीं मिली। अब एक और होता है, जिन वाक्यों में उपवाक्य हो और जो है वाक्य उस पर आश्रित हो यानी गौड़ हो। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास किताब नहीं है। तो यहाँ पर जो है इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। यह आपका सरल वाक्य का आपका उदाहरण नहीं है, यह आपका सरल वाक्य का उदाहरण नहीं है। तो यह क्या है, तो आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है। किसका, तो यह आपको मिश्र वाक्य का जो है उदाहरण है। आगे देखिए, निम्न में से वर्तमान काल का उदाहरण आपसे पूछ रहा है। तो कह रहा है उसने पढ़ा था, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह जाता है, वह खेल रहा था। यहाँ पर देखिए, उसने पढ़ा था, क्या, उसने पढ़ा था, यह कैसा काल है, उसने पढ़ा था, यह आपका भूतकाल है। क्या है, भूतकाल है। वह पुस्तक पढ़ेगा, यह भविष्य काल है। क्या है, आपका भविष्य यानी फ्यूचर काल है। फ्यूचर काल है। वह जाता है, यह आपका प्रेजेंट काल है। कैसा है, प्रेजेंट यानी आपका वर्तमान काल है। और वह खेल रहा था, यह आपका भूतकाल है। क्या है, यह आपका भूतकाल है यानी पास्ट है। अब देखिए, वर्तमान काल का हमसे उदाहरण पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह जाता है। आगे, निम्न में से कर्ता कारक का प्रसर्ग कौन सा है। कर्ता कारक का, तो मैं रिपीट करता हूँ, देखिए, कर्ता ने, क्या, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, कर्ता ने कर्म को, ये क्या किसके लिए हो जाएगा, यह कर्म के लिए हो जाएगा। यह किसके लिए है, यह कर्ता के लिए है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, किसके द्वारा, करण से के द्वारा जो है संप्रदान के हेतु उपादान से अलगाव होने के लिए संबंध के लिए अधिकरण में, ये आपका हो जाएगा अधिकरण में और संबोधन हे हौ आर के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से अगर आप रटेंगे तो कभी आपका कर्ता जो है आपका गलत नहीं होगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो अधिकार, तो देखिए, अधिकार आपका ऐसे नहीं लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, तो अधिकार देखिए, आपको शुद्ध वाक्य पूछ रहा है तो आपका अधिकार ऐसे होगा। कैसा, तो अधिकार आपको ऐसा लिखा जाता है। एक मिनट, अधिकार कैसा लिखा जाता है, तो देखिए, अधिकार आपका ऐसे लिखा जाता है। अधिकार आपका इस तरीके से लिखा जाता है। और बात करें, अनुसरण दे रखा है, क्या दे रखा है, तो यहाँ पर अध्ययन दे रखा है। अध्ययन तो आपका सही दिख रहा है, क्या दे रखा है, अध्ययन आपका यहाँ पर सही है। और बात करें आपका शुद्ध वाक्य हमसे पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है। 10 नंबर में कौन सा शब्द अनेकार्थक है, तो यहाँ पर अभिमान है, और क्या दे रखा है, आयु है, और अधिक है, और अर्थ है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पर अर्थ है,
अर्थ शब्द जो आपका अनेकार्थक है। अर्थ का अर्थ क्या क्या होता है? तो अर्थ का अर्थ आपका धन होता है। धन के साथ साथ आपका क्या होता है? आपका मतलब होता है। क्या होता है? यहाँ पर मतलब होता है। मतलब के बाद क्या होता है? तो मतलब के बाद मतलब के बाद आपका अभिप्राय होता है। क्या होता है? अभिप्राय होता है। अभिप्राय के बाद आपका क्या होता है? इंद्रिय होता है। क्या होता है? इंद्रिय यहाँ पर होता है। और इंद्रिय के बाद एक और आपका होता है धन का, तो क्या होता है? आपका विषयक है। क्या होता है? विषयक। विषयक होता है। और एक आपका कनक का पूछा जाता है। किसका? कनक का आपका पूछा जाता है। एक मिनट देखिए, कनक का आपका पूछा जाता है। कनक का कौन कौन सा होता है? तो देखिए, कनक का एक अर्थ आपका सोना होता है। क्या होता है? सोना होता है। और एक आपका क्या होता है? आपका कनक का अर्थ आपका खजूर होता है। खजूर भी आपका कनक का अर्थ होता है। क्या? तो खजूर भी आपका कनक का अर्थ होता है। गेहूँ होता है। और गेहूँ होता है। और आपका क्या होता है? एक धतूरा होता है। धतूरा जिसे खाकर आदमी पागल हो जाता है, और सोना भी ज़्यादा पा जाए तब भी आपका वह पागल हो जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। आगे देखिए 11 नंबर, भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर देखिए, भावी तो हमारा हो ही जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द हम यूज करेंगे भावी। क्या करेंगे? भावी यूज यहाँ करेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। आँख का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन में देखिए, आँख का पर्यायवाची आपका लोचन भी होता है। क्या होता है? आँख का पर्यायवाची लोचन भी होता है। तो लोचन हमारा यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी अब देखिए, आँख का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है? तो यहाँ पर हम आँख का पर्यायवाची देखते हैं। तो आपको जो है नोट्स बनाते हुए चलना है। आप छोटा सा एक रफ ले लीजिए, उससे आपको जो है बनाते चलिए। तो देखिए, आँख का पर्यायवाची आपका एक तो लोचन हो गया, एक आपका चक्षु होता है। क्या होता है? एक आपका चक्षु होता है। चक्षु के बाद आपका नयन होता है। नयन के बाद आपका दृग होता है। और दृग के साथ ही आपका क्या होता है? एक आपका नेत्र होता है। क्या होता है? नेत्र होता है। नेत्र के बाद आपका क्या होता है? एक आपका अच्छी होता है। क्या होता है? अच्छी होता है। तो इतना आपको आँख से संबंधित जो है याद रखना है। बाकी देखिए, पावक यानी अग्नि का क्या क्या होता है? पावक का आपका क्या होता है? अगिन होता है। क्या होता है? अगिन होता है। अगिन के बाद आपका अनल होता है। अनल होता है। क्या होता है? तो अनल होता है। अनल के बाद आपका क्या होता है? तो पावक तो आपका पहले ही लिखा हुआ है। अनल के बाद आपका पावक और आपका धूमकेतु। क्या होता है? धूमकेतु। धूमकेतु। और धूमकेतु के बाद आपका जात देव। क्या हो जाएगा? जात देव। जात देव के बाद आपका हुतासन होता है। क्या होता है? हुतासन। ये सब जो है अग्नि के पर्यायवाची हैं। बाकी एक आपका देखिए वसन भी दे रखा है। वसन के पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो वसन का पर्यायवाची आपका कपड़ा और चीर। और चीर के बाद क्या हो जाएगा? तो आपका पट। और पट के बाद आपका अंबर। क्या? तो पट के बाद आपका अंबर। और अंबर के बाद आपका एक आपका वस्त्र हो जाएगा। ये सब आपके कपड़ा के पर्यायवाची हैं। नोट्स जरूर बनाते हुए चलिएगा। और प्रभा का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो प्रभा का अर्थ आपका होता है चमक। क्या होता है? प्रभा का पर्यायवाची शब्द चमक होता है। चमक के बाद आपका ज्योति होता है। क्या होता है? ज्योति होता है। ज्योति के बाद आपका क्या होता है? तो दीप्ति होता है। क्या होता है? दीप्ति होता है। और दीप्ति के बाद आपका एक क्या होता है? तो शोभा भी जो है, शोभा। शोभा भी आपका जो है प्रभा का पर्यायवाची है। और इसके बाद आपका छवि। छवि के बाद आपका क्या आ जाएगा? तो आपका आभा। आभा कार्ड का नाम आपने सुना ही होगा, आभा। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? कांति। क्या हो जाएगा? कांति। कांति। ये सब जो है आपके प्रभा के पर्यायवाची हैं। आगे देखिए, इसका जो हमारा था 13 का ऑप्शन नंबर ए लोचन। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो जहाँ पर प्रेरणा दी जाए। क्या? प्रेरणार्थक क्रिया आकर्मक एवं सकारात्मक दोनों क्रियाओं से मिलकर बनती है। जैसे आना, लाना, वाना जोड़ने से आपकी प्रेरणार्थक क्रिया जो है बनती है। जैसे पढ़ना का क्या हो जाएगा? पढ़ना का पढ़ाना और पढ़वाना। उठना का उठाना, उठवाना। लिखना का लिखवाना। और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा है? तो आपका
तेरे का जगाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका जगाना हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर चलना का क्या हो जाएगा? चलना का चलाना। क्या हो जाएगा? यहाँ पर चलाना हो जाएगा। पढ़ना का पढ़वाना। क्या हो जाएगा? पढ़वाना आपका जो है प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। बदलना का बदलवाना। क्या हो जाएगा? बदलवाना। इस तरह से हमारा प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी। आगे देखिए 14 नंबर, निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो दान है, भंजन है, कुछ है और पढ़ना है। तो 14 में देखिए अगर बात करें कुछ, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी विकल्प। ऑप्शन नंबर सी विकल्प देखिए आपका कुछ अनिश्चय सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर जो यूज हो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और इसका एक उदाहरण होता है जैसे मैं, तुम, एक मिनट, तुम सही से लिखा नहीं है। मैं, तुम, और तुम के बाद आपका हम के बाद वे, और वे के बाद आप। यह सब सर्वनाम के जो है उदाहरण हैं। नोट्स जरूर बनाइएगा। और सर्वनाम के टोटल आपके कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। कितने? सर्वनाम के टोटल आपके 6 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है? तो पहला जो आपका होता है वह आपका उत्तम पुरुष होता है। कौन सा? पहला आपका उत्तम पुरुष होता है। पहला आपका उत्तम पुरुष होता है। दूसरा जो आपका होता है वह कौन सा? तो दूसरा आपका निश्चयवाचक। उत्तम पुरुष में भी आपके देखिए 3 भेद होते हैं। पहला आपका जो है मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और दूसरा हमारा कौन सा होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। और तीसरा कौन सा होता है? तो तीसरा हमारा जो होता है अनिश्चयवाचक है। कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा कौन सा होता है? तो चौथा संबंध को दर्शाता है। कौन सा? संबंध को बताता है, संबंधवाचक सर्वनाम। और पांचवा कौन सा होता है? तो पांचवा आपका जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठवां जो होता है वह आपका निजी जीवन से रिलेटेड होता है, निजवाचक सर्वनाम। तो यह आपको याद रखना है। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो देखिए जहाँ संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम का चिन्ह क्या होता है? तो आपका मैं, तुम, हम, वह, आप। और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो सर्वनाम के टोटल आपके 6 भेद होते हैं, जिसमें उत्तम पुरुष, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और आपका जो है निजवाचक सर्वनाम। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ आया गया होगा। और देखिए यहाँ पर 15 नंबर है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो देखिए चूर्ण आपका जो है तत्सम है। कैसा है? तो यहाँ पर आपका चूर्ण जो आपका दे रखा है वह आपका तत्सम है। कैसा है? तो चूर्ण आपका यहाँ पर तत्सम है। छिद्र भी आपका तत्सम है। ज्ञान भी आपका तत्सम है। लेकिन छत आपका जो है यह आपका तद्भव है। क्या है? छत आपका तद्भव है। और संस्कृत शब्दों से जो विकृत होकर बने शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हम इसमें लगा देंगे कि तद्भव जो हमारा हो जाएगा वह छत हो जाएगा। 16 नंबर है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? अब तत्सम किसे कहते हैं? तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में मूल रूप से आपका ज्यों के त्यों आपका प्रयोग किए जाते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पर आलस्य देखिए, आलस्य तो आपका जो है यहाँ पर तत्सम तो हो ही जाएगा। कौन सा? आलस्य यहाँ पर आपका जो है तत्सम हो जाएगा। और आपका उज्ज्वल जैसे हो गया, और कर्पूर हो गया, अग्नि हो गई, वायु हो गई, यह सब आपके जो है तत्सम शब्द हो जाएंगे। आम, आग, ये सब कैसे हैं? तो आपके तद्भव शब्द हैं। भलाई में प्रत्यय कौन सा है? भलाई। जब आप भलाई कई बार बोलेंगे, भलाई भलाई, तो ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा निकल के आएगा। भलाई में देखिए अब प्रत्यय क्या होते हैं? तो प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। क्या लाते हैं? तो यह जो है वाक्य के अंत में जुड़कर जो है उसमें जो है विशेषता लाते हैं और उनमें परिवर्तन लाते हैं। जैसे लड़ाई, मिठाई, बुनाई, यह सब प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा है? परिक्रमा, परि परि परि
परिक्रमा, इस तरह से जब कई बार आप बोलेंगे तो पर ही आपका निकल के आएगा। क्या? तो पर ही निकल के आएगा। अब परि उपसर्ग से बना है। अब उपसर्ग किसे कहते हैं? तो देखिए, यह प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है और परि का अर्थ आपका क्या होता है? तो परि का अर्थ आपका होता है क्या होता है? तो आस-पास। क्या हो जाता है? परि का अर्थ आपका होता है आस-पास, यानी चारों तरफ। आगे देखिए, कह रहा है प्रतिमान में समास पूछ रहा है। प्रतिमान में समास कौन सा है? तो यहाँ पर आप देखिए, कह रहा तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्वंद्व और दिगु। तो दिगु जहाँ होता है वह आपका संख्या को दर्शाता है, संख्या को दर्शाता है। और द्वंद्व होता है जिसमें दोनों पद आपके जो है तो है दोनों पद जो होते हैं वह आपके प्रधान होते हैं। तो यहाँ पर 19 का ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। इसमें कौन सा आपका समास हो जाएगा? तो आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। रत्नाकर का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? रत्नाकर 20 नंबर में, 20 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए, रत्न प्लस आकर, रत्न प्लस आकर, यानी ऑप्शन नंबर ए देखिए, रत्न प्लस आकर, ये आपका रत्नाकर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर संधि आपसे पूछा जाए इसमें संधि कौन सी होगी? तो यहाँ पर हमारा आपका जो हो जाएगा दीर्घ संधि हो जाएगी। हम क्या लगा देंगे? यहाँ पे हमारा दीर्घ संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए विकल्प हम जो है राइट कर देंगे। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द पूछ रहा है। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? तो दूध वाला, घुड़सवार, नाक और लंबोदर। तो यहाँ पर देखिए नाक, ऑप्शन नंबर सी देखिए, नाक रूढ़ शब्द होता है और रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। कौन से? तो यहाँ पर देखिए, जैसे वे शब्द जो स्वतंत्र रूप होते हों, वे शब्द जो स्वतंत्र होते हैं उन्हें हम रूढ़ कहते हैं। कौन सा? एक तो आपका रूढ़ होता है। कौन सा होता है? एक आपका रूढ़ शब्द होता है और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा जो आपका होता है वह यौगिक होता है। कौन सा? दूसरा जो आपका होता है वह यौगिक होता है। यौगिक वह होते हैं जो शब्दों के योग से बनते हों, जैसे विद्यालय, विद्यार्थी, फल वाला, गाड़ी वाला। और एक तीसरा कौन सा होता है? तो तीसरा आपका योग रूढ़ होता है। कौन सा? योग रूढ़ होता है। अब योग रूढ़ क्या होता है? तो देखिए, जो शब्दों से अधिक खंडों के मेल से बनता है, जो शब्दों से अधिक खंडों के मेल से बनता है परंतु अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ आपका देता हो। जैसे आपका दिगंबर, दिगंबर जो है, जो अपनी दिगंबर किसे कहते हैं? जो वस्त्रों को जो है अपना जो है दिशाओं को जो है अपना वस्त्र समझे उसे को दिगंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पर त्रिभुज, त्रिभुज यानी 3 भुजाओं वाला आकार, और नीरज, ये सब किसके हैं? तो आपके योग रूढ़ के जो है उदाहरण है। अब यहाँ पर बात करें तो देखिए आपका गाड़ी, यहाँ पर आपका विद्यालय, विद्यार्थी, फल वाला, गाड़ी वाला, ये सब किसके हैं? तो यौगिक के उदाहरण हैं। और रूढ़ के कौन कौन से हैं? तो रूढ़ के जैसे आँख, कान, पुस्तक, नाक। तो हमसे पूछा था रूढ़ शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका य होता है, एक आपका र होता है, एक आपका ल होता है और एक कौन सा होता है? एक आपका व होता है। ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो आपका ये आपका यहाँ पे मिल गया। ऑप्शन नंबर हम डी विकल्प लगा देंगे, अंतस्थ व्यंजन। और आपका देखिए संयुक्त व्यंजन आपसे भी पूछा जाता है। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन में आपका एक क्षय होता है। क्या होता है? एक क्षय होता है। एक आपका तीनों से होते हैं, छः से ये से आपके होते हैं। कौन सा? तो से छः है, एक आपका है होता है। ये आपके संयुक्त व्यंजन है। आगे देखिए, आगे कह रहा है निम्न में दीर्घ आपका कौन सा है? 23 नंबर में दीर्घ कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर 23 नंबर है। अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका दीर्घ हो जाएगा। अब हास्य स्वर किसे कहते हैं? तो उच्चारण में कम समय लेने वाले स्वर हास्य स्वर कहते हैं। जैसे
अब बात करें हास्य स्वर, इसमें से अगर मैं बात करूँ हास्य स्वर कौन कौन से होते हैं, तो आपका छोटा अ हो गया, बड़ी ई हो गई, और आपका छोटा ऊ हो गया, और यहाँ पर आपका ऋषि हो गया। ये सब कैसे हैं, तो यह सब आपके हास्य स्वर के उदाहरण हैं। अब दीर्घ स्वर के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। अब दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो उच्चारण में हास्य स्वर से अधिक समय बोलने में लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कौन सा होता है, एक आपका बड़ा आ होता है, और एक आपकी बड़ी ई, एक आपकी कौन सी होती है, एक आपकी बड़ी ई होती है, और एक आपका बड़ा ऊ होता है। ये आपका क्या होते हैं, तो दीर्घ स्वर होते हैं। और एक आपके कौन से होते हैं, एक आपके पुल्लुत स्वर होते हैं। कौन से, पुल्लुत स्वर होते हैं। अब ये पुल्लुत स्वर कौन कौन से होते हैं, देखिए जिन जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से अधिक समय लगता है, और किसी को बुलाने के लिए और नाटक के संवाद में प्रयुक्त होता है, जैसे ओम, एक आपका ओम होता है, ये ओम, तो ये आपका जो है बुलाने के लिए और आपका संवाद के लिए जो है यूज होता है। आगे देखिए, और यहाँ पर 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही नहीं है। थोड़ा सा आपका बड़ा है ये, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, कह रहा है संधि में दो वर्गों के मेल से शब्द का नया रूप बनता है, उसे हम समास दो पदों का योग होता है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। बी कह रहा है संधि में दो वर्णों के मेल से विकार में उत्पन्न हो सकता है, जबकि समास में केवल दो पदों के बीच संयोजक शब्द से ही लुप्त हो जाता है। तो ये भी हमारा सत्य कह रहा है। सी कह रहा है समास को तोड़ने से उसका विग्रह होता है, जबकि संधि को तोड़ने से उसका विच्छेद होता है। तो ये भी सही कह रहा है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जब जब संधि में दो पद आपके यथावत रहते हैं, जबकि समास में वह यथावत नहीं होती। तो ये हमारा विकल्प नंबर डी ऑप्शन इसमें जो है आपका गलत हो जाएगा, हमसे यही पूछ रहा था। 25 नंबर है, और निम्न में से आयादी स्वर संधि के उदाहरण को चिन्हित करना है। तो यद्यपि है, पवन है, ऐश्वर्य है, और आपका जोड़लीम में है। तो यहाँ पर 25 नंबर में तो आप देखिए ऑप्शन नंबर बी पोधन अन यानी पवन, पवन आयादी संधि का उदाहरण है। कौन सा, पवन जो आपका है आयादी संधि का उदाहरण है। देखिए 26 से 30 तक नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ना है, और प्रश्नों का सही उत्तर वाले विकल्प को चुनकर आपको लिखना है। कह रहा है बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, उनके लिए दुनिया है और वह इस दुनिया में आना चाहते हैं। बच्चों को यह सुनना अच्छा नहीं लगता कि दुनिया इतनी बेकार है, यहाँ करने के काबिल कुछ भी नहीं है, और इससे बचकर कितना दूर भागा जा सकता है। संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे, अर्थात यह लोग उन विषयों पर बात करने के लिए तत्पर रहते हैं जिन पर बच्चे बात करना चाहते हैं। वह अपने सच्चे विचार प्रकट करते हैं, और कोई बात अगर वह नहीं जानते तो स्वीकार कर लेते हैं। ज़्यादातर शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं होता। सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि 90% अमेरिकी शिक्षक आपके विवादास्पद विषयों के बारे में स्कूलों में बात करने में विश्वास नहीं करते। बच्चों को भी इन विषयों के बारे में बात नहीं करने देते, हालांकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि बच्चों को इन विषयों में सबसे अधिक रुचि होती है। इसलिए पारंपरिक पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं और ईमानदारी से नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षकों को प्रशिक्षण में बार बार सिखाया जाता है कि अपनी अज्ञानता, अनिश्चय और उलझन को कभी स्वीकार नहीं करें। सबसे अहम बात यह है कि उनमें कूट कूट कर यह आपका भरा जाता है कि छात्रों से एक पेशेवर दूरी रखें और अपना व्यक्तिगत जिंदगी और भावनाओं के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करें। लेकिन यही वह बात है जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है, क्योंकि इसी से वह महसूस करते हैं कि बड़ा होना क्या होता है। तो ये तो हमारा गद्यांश था। अब गद्यांश से बनने वाले हम प्रश्न देखते हैं। कह रहा न्यू लिटिल स्कूलों के शिक्षक खुले और सच्चे हैं में खुले का अर्थ क्या होता है। तो बहुत बहुत खुले तौर पर काम करने वाला, तो ये भी नहीं होगा गद्यांश के अनुसार। बहुत खुले स्थान पर रहता हो, यह भी नहीं होगा। बिना दुराव छिपाव की बात करना, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा।
आगे देखिए 27 नंबर, अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कह रहा है देखिए 27 में कह रहा है वे बच्चों के साथ रोचक विषयों के बारे में बात करते हैं, तो ये तो नहीं था। वे बच्चों के साथ सभी तरह की बातें करते हैं, यह भी ना आपका, यह भी नहीं है। वह बच्चों के सभी तरह की बात करने देते हैं, तो यह भी नहीं सही था। वह बच्चों के साथ कभी वह बच्चों के साथ सभी तरह की बातें नहीं करते हैं, तो यही हमारा जो है इसमें जो है सही हो जाएगा कि वह बच्चों के साथ सभी तरह की बातें नहीं करते हैं, ये हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए बढ़ते हैं 28 नंबर की ओर। और कह रहा है शिक्षकों को प्रशिक्षण में यह सिखाया जाता है। शिक्षकों को प्रशिक्षण में क्या सिखाया जाता है? अभी गद्यांश में आपने देखा तो देखे वह यह स्वीकार नहीं करते कि वह शिक्षक हैं, और ये गलत हो जाएगा। वह स्वीकार करें कि वह अज्ञानी है, नहीं, कोई नहीं स्वीकार करेगा कि वह अज्ञानी है। वह स्वीकार करें कि वह उलझे उलझे हुए हैं। तो देखिए अपनी उलझन और कमजोरी आपको कभी किसी को नहीं बताना है। ऑप्शन नंबर डी है कि वह यह स्वीकार ना करे कि उन्हें ज्ञान नहीं होता। तो देखिए यही हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे कोई कहे कि आप मूर्ख हो तो क्या आप स्वीकार करेंगे? नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हमें लगा देना है कि उन्हें कभी स्वीकार नहीं करना है कि उन्हें ज्ञान नहीं है। आगे देखिए 29 नंबर, बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में है? तो देखिए यहाँ पे कह रहा है शिक्षकों की उलझाने में। देखिए कोई बच्चा शिक्षक को उलझा कर क्या पाएगा? वह पढ़ाई ही उसकी बर्बाद होगी। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षकों को निजी जीवन में। तो बच्चों को सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात की होती है? कि वह शिक्षक के बारे में जाने कि वह क्या करता है, कैसे पढ़ता है और कैसे इतना इंटेलिजेंट है। तो उसे शिक्षकों की निजी जीवन के बारे में जो है बच्चों को जो है जानने की जिज्ञासा होती है। आगे देखिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर, पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कह रहा है देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ईमानदारी से बात नहीं करते, तो ये तो गलत हो जाएगा। कह रहा है कि पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, और पारंपरिक स्कूल में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं। यही हमारा जो है कथन सही नहीं था। ज़्यादा बात करेंगे तो वह पढ़ाई क्या करेंगे, अपने में खुद ही जो है व्यस्त रहेंगे, और पढ़ाई से उनका जो है मन ऊब जाएगा। अब देखिए ये तो हमारे जो 30 प्रश्न थे वह हिंदी से थे। अब हम जो है रीजनिंग सॉल्व करेंगे। चलिए रीजनिंग सॉल्व करते हैं। कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। सामान्य बुद्धि परीक्षण। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है ए और बी की ऊंचाइयां बराबर हैं। किसकी? ए और बी की जो है ऊंचाइयां बराबर हैं। ए है, एक कौन है? तो एक ए है और एक आपका बी है। इन दोनों की ऊंचाइयां जो है बराबर है। क्या है? इन दोनों की हाइट जो है वह बराबर है। फिर कह रहा सी ए से छोटा है। सी जो है वह ए से छोटा है। फिर कह रहा डी ई से छोटा है। कौन है? तो डी जो है, डी डी जो है आपका ई से छोटा है। डी जो है ई से छोटा है, किंतु बी से लंबा है। कह रहा सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन है? तो देखिए ई जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पर ई जो है आपका सबसे लंबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही रूपों में रिक्त स्थानों की पूर्ति श्रृंखला को पूरा करेगी। FAB HET KIQ। यहाँ पर देखिए आपका अगर हम F से कहाँ चलते हैं तो H पे चलते हैं। F हमारा यहीं पर 16 नंबर पे होता है, H हमारा 8 नंबर पे होता है। किस पे? एक मिनट। F जो हमारा होता है यहाँ पे हमारा 6 नंबर पे, H हमारा 8 नंबर पे। किस पे? H हमारा 8 नंबर पे। तो यहाँ हमें 2 का गैप दिखा। फिर K हमारा 11 नंबर पर, यहाँ पे हमें 3 का गैप दिखा। तो इस बार हमें देखिए 4 का गैप होना चाहिए। कितना? 11 में 4 जोड़ेंगे 15, और 15 पे हमारा O आ जाएगा। उसी प्रकार A हमारा 1 पे होता है और E हमारा 5 पे होता है। तो कितने का गैप मिला? तो यहाँ पर 4 का गैप मिला। उसी तरह के आई हमारा 9 पे होता है, तो फिर 5 4 9, यहाँ पे हमें 4 का गैप देखने को मिला। फिर जैसे ही 9 में हम 4 जोड़ेंगे तो 9 4 13, और 13 पे हमारा क्या होता है? तो 13 पे हमारा एम होता है। क्या होता है? एम होता है। अब देखिए ओ एम एक ही ऑप्शन में है, केवल आपका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन में है। तो हमारा उत्तर मिल गया। हमें आगे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति श्रृंखला को पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये पहला आकृति, दूसरा है और क्वेश्चन मार्क है और इस तरह की आकृति दे रखा है। तो यहाँ पर आपको ये सब ऑप्शन देखिए उत्तर आकृति के हैं। अब यहाँ देखिए जैसे चार आपके यहाँ पे गोले दिख रहे हैं। अब चार में से फिर दो गोले गायब हो गए। यहाँ चार गोले मिले, यहाँ आपके दो गोले मिले। अब उसी तरीके से देखिए, अब अगर यहाँ पर आपको क्या रखा जाए 33 में, तो देखिए यहाँ पर अगर बड़ा गोला रखा जाए तो इसका आधा भाग बनेगा, इसका आधा भाग यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर अगर बड़ा गोला रखा जाए तो आपका ये क्या बन जाएगा, तो ये आधा बन जाएगा। जिस तरह से यहाँ चार का आधा दो हो गया, उसी तरह से एक का आधा यहाँ पर आपका हाफ होगा, यानी ये आधा हो जाएगा। कह रहा उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो सही रूप में रिक्त स्थानों की पूर्ति कर श्रृंखला को पूरा कर सकेगी। तो 173, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को बड़ा कर दूं, ध्यान से देखिएगा। 173, 182, 198, 223 और 259। तो मुझे जो है श्रृंखला बढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्या आ रही है, तो श्रृंखला में बढ़ाव हो रहा है। तो देखते हैं 171 है, कितना है 171, 182 का गैप हम देखते हैं तो कितने का गैप है। तो यहाँ पर मुझे 9 का गैप दिखा। 182 से 198 का गैप मैंने देखा, तो यहाँ पे मुझे 16 का गैप दिखा। 198, 123 का गैप मैंने देखा, तो यहाँ पर मुझे 25 का गैप मिला। तो 25 का गैप मिला। और 223, 259 का गैप मैंने देखा, तो मुझे कितने का गैप मिला, तो यहाँ पर मुझे 36 का गैप मिला। कितने का, 36 का। तो यहाँ देखिए यह क्या है 9, तो 9 जो हमारा है वह जो है 9 क्या है, तो ये आपका 3 का स्क्वायर है। किसका, यह 3 का स्क्वायर है। ये आपका, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लूँ। ये क्या है, ये 3 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। अब क्या हो जाएगा, अब 7 का स्क्वायर होगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है, क्या होता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपका 49 होगा। 259 में जो है 49 जो है ऐड कर लेना है। तो 9 9 आपका 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। एक मिनट, 8 भी सही से नहीं बन रहा है। 8 हो जाएगा और 5 4 9 1 10 के शून्य हो जाएगा, हासिल का 1 हो जाएगा। 300 कितना आ जाएगा, 308 हो जाएगा। 308 ऑप्शन नंबर देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन में है। आगे देखिए निम्नलिखित आकृतियों में आकृति को कौन सी आकृति पूर्ण करेगी। ये प्रश्न आकृति, इधर उत्तर आकृति है। तो यहाँ पर आपकी कौन सी आकृति बनेगी, 35 नंबर है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए जैसे ऑप्शन नंबर सी, देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये आकृति आपकी बनेगी कैसी, यही आकृति इस आकृति को पूर्ण कर सकती है। जैसे कि ये आपका कैसे जाएगा, ये आपका यहाँ पर पूरा जाएगा और पूरा जाने के साथ ही आपका ये उस तरीके से हो जाएगा और ये आपका इस तरीके से कुछ यहाँ पर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इस आकृति को पूर्ण कर देगी। कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है, कथन है, देखिए क्या कह रहा है कथन में। कथन में कह रहा है कि सभी तंबू घर हैं। क्या है, तो सभी जो तंबू हैं, सभी जो तंबू हैं क्या है, तो सभी तंबू घर हैं। सभी तंबू क्या है, तो सभी तंबू घर हैं। सभी तंबू क्या हैं, तो घर हो गए, ये घर हो गया। और फिर क्या कह रहा है, सभी तंबू घर हैं और कह रहा सभी घर ईंट हैं। सभी घर क्या है, तो सभी घर ईंट हो गए। अब उसके बाद देखिए सभी घर ईंट हो गए और उसके बाद सभी ईंट पत्थर हैं। सभी ईंट क्या है, तो पत्थर हैं। अब देखिए अब हमारा डायग्राम बन के रेडी हो गया। अब पूछ रहा निष्कर्ष केवल दो ही, कि सभी ईंट घर हैं। तो ईंट देखिए यहाँ पर है
और घर आपका अंदर है, यानी सभी घर ईंट होता तो आपका सही हो जाता, लेकिन यहाँ कह रहा है कि सभी ईंट घर है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और दूसरा यही कह रहा है कुछ पत्थर तंबू हैं, तो कुछ पत्थर तंबू हैं, तो पत्थर यहाँ पर है और तंबू आपका अंदर है, यानी अगर कुछ कहेगा बाहर से अंदर की तरफ, तो ये हमारा पोर्शन जो है वह सही हो जाता है, यानी केवल निष्कर्ष दो अनुसरण कर रहा है, तो विकल्प नंबर बी ऑप्शन हम जो है इसमें करेक्ट कर देंगे। अब देखिए बेन आरेख दे रखा है और 3 वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम कौन सा दर्शा रहा है। यहाँ पे कलम है, पेंसिल है और पुस्तक है। तो क्या इनका कलम का, पेंसिल का और पुस्तक का कोई संबंध है? तो देखिए यहाँ इनका कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। एक पुस्तक हो जाएगा, एक पेंसिल हो जाएगा और एक आपका कलम हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में सेवन को जो है TFWFO के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और उसी प्रकार 9 को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, एस है, ई है, भी है और आपका ई है और एन है। अब मैं इनका जो है प्लेस वैल्यू लिखता हूँ। एस हमारा 19 पे होता है, ई हमारा 5 पे होता है, बी हमारा 22 पे होता है, ई हमारा 5 पे होता है और एन हमारा 14 पे होता है। अब इनको लिखा क्या गया है, तो देखिए इनको क्या लिखा गया है। अब इनको लिखा जाता है, टी लिखा गया और आपका एफ लिखा गया और उसके बाद डब्लू और डब्लू के बाद एफ, उसके बाद ओ। अब इनकी भी प्लेस वैल्यू मैं लिख देता हूँ एक बार। इनकी प्लेस वैल्यू, तो ये आपका 20 पे होता है और ये 6 पे होता है और डब्लू 23 पे होता है और फिर आपका 6 पे होता है और वो हमारा 15 पे होता है। अब इनका गैप देखिए, तो अगर 19 से 20 तरफ 20 की ओर जाएंगे, तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, हमें यहाँ पे +1 देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, तो यहाँ पर जो है हमें क्या देखने को मिलेगा, तो अगर 19 से 20 की ओर गए तो हमें जो है 1 की बढ़ोतरी हुई, 5 से 6 की ओर गए तो हमें जो है 1 की बढ़ोतरी देखने को मिली, 22 से 23 की ओर गए तो 1 की बढ़ोतरी हुई और 5 से 6 की ओर गए तो 1 की बढ़ोतरी हुई, 14 से 15 की ओर गए तो 1 की बढ़ोतरी हुई, यानी +1 हो रहा है। अब देखिए 9 है, एन है, आई है, एन है और ई है। एन हमारा 14 पे होता है और आई हमारा 9 पे होता है, एन हमारा फिर 14 पे होता है और ई हमारा जो होता है 5 पे होता है। तो 14 में 1 जोड़ेंगे 15 आएगा और 9 में 1 जोड़ेंगे 10 आएगा। एन में 14 में 1 जोड़ेंगे 15 आएगा और ई में 1 जोड़ेंगे तो आपका 6 आएगा। 15 पे हमारा ओ होता है और 10 पे हमारा जे होता है, फिर हमारा 15 पे ओ होता है और 6 पे हमारा एफ होता है। ओ जे ओ एफ, ओ जे ओ एफ, ओ जे ओ एफ। देखिए ऑप्शन नंबर केवल ए ऑप्शन में है, हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चार अक्षर चार अक्षर समूह दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरीके से समान है, एक अलग है, उसी असंगत अक्षर को आपको चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या आपको पैटर्न नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पर देखूँ तो यू, एफ और ए। यू आपका देखिए यू है, इसमें ए है, इसमें मुझे 2 स्वर दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं, इसमें मुझे 2 स्वर दिखाई दे रहे हैं। आपका कौन कौन सा 2 स्वर दिखाई दे रहा है, एक तो आपका यू दिखाई दे रहा है, एक तो आपका ए दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार देखिए ए और सी में, इसमें भी आपके 2 स्वर हैं। कौन से, इसमें भी आपको जो है 2 स्वर हैं और आई बी ओ, इसमें भी आपके 2 स्वर हैं, इसमें भी 2 स्वर हैं, लेकिन के ए आर, इसमें केवल आपका 1 स्वर है। इसमें आपका स्वर देखिए आपका होता है ए, आई, ओ, यू और आपका एक आपका ई होता है, यानी 5 ये जो होते हैं आपके स्वर होते हैं। तो इनमें देखिए ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा इनमें सबसे अलग हो जाएगा। दी गई समरूपता में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए 16 है, 240 है और यहाँ पे समानुपात लगाकर क्वेश्चन मार्क अनुपात 182। थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन बड़ा कर दिया। अब देखिए अब 16 देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर कितना होता है,
16 का स्क्वायर देखिए, 16 का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ और फिर क्या कर दूँ, -26 कर दूँ, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 यानी 256 होता है। और यहाँ पर 226 नहीं, आप कितना है, 1 मिनट, 16, तो यहाँ पर 256 हो गया 16 का स्क्वायर, और माइनस यहाँ मैंने इससे 16 हटा दिया, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, कितना, 240 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 182 दे रखा है, 182 दे रखा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो किसके करीब है ये, तो देखिए ये आपका कौन सा विकल्प लें, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, 13 घटाएंगे तो आपका नहीं, आपका करीब आएगा 14 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर करके देखते हैं, और इसी से हम 14 घटा भी देते हैं, तो 14 का स्क्वायर हमारा 196 होता है, और 14 जैसे ही मैंने इसमें से माइनस किया 182 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा यहाँ पे 14 करेक्ट हो जाएगा। अब कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि कथन है कि सभी चाबी ताले हैं, क्या कह रहा है कि सभी चाबी जो है, सभी चाबी ताले हैं, सभी जो चाबी है ये मान लीजिए क्या हो जाएगी, ये चाबी हो जाएगी, और सभी जो चाबी क्या है, ये जो हो जाएंगे ताले हो जाएंगे, ये ताले हो जाएंगे, और सभी ताले पेच हैं, और सभी ताले क्या हैं, तो सभी ताले जो हैं, सभी ताले क्या हैं, तो सभी ताले जो हैं पेच हैं, पेच, ये हो जाएगा पेच। और फिर कह रहा है सभी दरवाजे चाबी हैं, और सभी दरवाजे जो हैं ये चाबी हैं, तो दरवाज़ा इसके अंदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दरवाज़ा। मैं बाहर लिखूँ, ये आपका हो जाएगा दरवाज़ा, दरवाज़ा। तो अब निष्कर्ष देखते हैं, कह रहा सभी पेंच चाबी हैं, तो पेंच कहाँ पर है, पेंच यहाँ पर है, और चाबी कहाँ पर है, तो आपका ये दूसरा वाला चाबी है, तो सभी कह रहा है ना, तो पहला हमारा जो निष्कर्ष है वो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कुछ ताले चाबी हैं, अब ताले देखिए कहाँ पर, ताले यहाँ पर है, और चाबी इसके अंदर है, यानी बाहर से अंदर की तरफ हमारा कुछ का जो है पोर्शन सही होता है, तो सेकंड हमारा जो है अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए विकल्प हम इसमें राइट कर देंगे। और देखिए यहाँ पर पोखरे का संबंध झील से दे रखा है, ऑप्शन में है चर्च का संबंध धर्म से है, और स्टोथोस्कोप का संबंध मशीन से है, और सोना का संबंध अलंकार से है, और चोटी का संबंध पर्वत से है। तो संबंधित शब्द जोड़े को आपको चुनना है। तो यहाँ पर बात करें, पोखरे से बड़ा क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए पोखरे से, यहाँ पर पोखरे से बड़ा क्षेत्रफल यानी झील होता है, उसी प्रकार जो है चोटी से बड़ा क्या होता है, तो चोटी से बड़ा आपका पर्वत होता है, क्या होता है, चोटी से बड़ा क्षेत्रफल पर्वत का होता है। अब उसी विकल्प को आपको चयन करना है जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कर श्रृंखला को पूरा करेगी। तो यहाँ पर मुझे देखिए, यहाँ अब गैप पहले लेकर देखते हैं, गैप लेकर चलते हैं, पहले देखते हैं फिर हम हमारा उत्तर मिलता है कि नहीं। तो 471 से 479 माइनस करेंगे तो हमें प्लस मिलेगा कितना, आपका 8 मिलेगा। 479 से 452 के बीच हमने गैप देखा, तो कितने का, तो -27 का, यहाँ पर -27 का मिला। 452 से 516 का देखा, तो 64 का, कितने का, प्लस का 64 का। अब देखिए 519 से 391 का गैप देखा, तो मुझे कितने का गैप मिला, तो -125 का, कितने का, -125 का। अब यहाँ देखिए ये आपका क्या है, ये आपका 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 27 क्या है, तो ये आपका 3 का क्यूब है। ये 64 किसका है, तो 64 जो है आपका है वह 4 का क्यूब है, और ये किसका है 125, तो ये आपका 5 का क्यूब है। इस बार हमें क्या मिलेगा, तो 6 का क्यूब मिलेगा। 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का क्यूब जो होता है वह 216 होता है, कितना, 216 होता है। अब जैसे ही मैंने 391 में जो है 216 ऐड किया,
तो 6 1 7 और 9 1 10 के शून्य, हासिल 1, 3 2 5 1 6, 607। कितना? 607 हमें यहाँ क्वेश्चन आपका खाली जगह पे रखना पड़ेगा। अब 607 देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी विकल्प में है। KLMNOPQ एक मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कह रहा है पहला एल एन और ओ के, कह रहा है एल एन और ओ के बीच में बैठा है। अब एक वृत्ताकार मेज है, मान लीजिए ये वृत्ताकार मेज है, एक मिनट, ये वृत्ताकार मेज है। अब देखिए ये चारों तरफ जो है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। केंद्र की ओर मतलब अंदर की ओर। कह रहा एल जो है एन और ओ के बीच में बैठे हैं, तो हम इसे कहीं भी बैठा सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो कह रहा है कि आपका एल जो है आपका ओ और एन के बीच बैठा है। फिर कह रहा है के ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो के जो है ओ के बाएं के तीसरे स्थान पर है। तो 1 2 3, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? तो के आपका यहाँ पर हो जाएगा, तीसरे स्थान पे हो जाएगा ना। अब फिर देखिए, फिर कह रहा है ओ एम के बाएं से दूसरे स्थान पर है। ओ जो है एम के बाएं से दूसरे स्थान पर है, जो कि कह रहा है कि ओ एम के बाएं से दूसरे स्थान पर जो किसी तुरंत बाईं ओर है, यानी किसी के तुरंत बाईं ओर है। एक बचा कौन? तो आपका एक क्यू बचा। अब देखिए, अब हमारा डायग्राम बन के रेडी हो गया। अब कह रहा क्यू के सापेक्ष एल का सही स्थान कौन सा होगा? तो क्यू आपका यहाँ पर है और एल हमारा यहाँ पर है। तो कह रहा बाएं से दूसरा, तो कह रहा बाएं से दूसरा, तो बाएं से आपका दूसरा है तो ये तो सही हो जाएगा। दाएं से तीसरा ये भी नहीं होगा, दाएं से पहला ये भी नहीं होगा, बाएं से पहला ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा कि बाएं से, देखिए किसका पूछ रहा है, क्यू से बायां, दूसरा जो आपका हो जाएगा वह आपका कौन हो जाएगा? तो एल हो जाएगा। आगे देखिए, और दिए गए विकल्पों में लुप्त पद आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 81 है, 121 है, 9 है और 25 है। तो देखिए ये देखने से ऑप्शन मुझे पता चला कि आपका जो 81 क्या होता है, 81, तो ये ऑप्शन ये देखिए आपके लिए रहेगा होमवर्क। ये क्या रहेगा? आपके लिए होमवर्क रहेगा कि क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या आएगी। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 45 का जो है प्रश्नवाचक की जगह पे कौन सा ऑप्शन आएगा मैं आपसे जानना चाहूँगा। और अगर कमेंट में आपका रिप्लाई आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किसने सर्वप्रथम जो है आंसर दिया। अब यहाँ देखिए आपका 46 है, सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन। बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ पर दिया था? कह रहा लुम्बिनी, सांची, गया और सारनाथ। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सारनाथ। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। कौन सी भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था, जो कि आपका धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। क्या? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। आगे है, उस मुगल शासक का नाम बताना है जो मुखर गायक हुआ करता था। कर अकबर है, जहांगीर है, जहाँ शाहजहाँ है और बाबर है। और शाहजहाँ ने ही जो है ताजमहल का निर्माण कराया था। और 47 में बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 को नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था। वह एक मुखर गायक हुआ करता था। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? तो सलीम था। क्या? तो जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो इसके बचपन का नाम सलीम था। यह भी पूछा जाता कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो सलीम था। और सिंहासन पर बैठते ही जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया, जिसे जहांगीर ने पकड़वाकर अंधा करवा दिया। और जहांगीर ने सिक्कों के पांचवें गुरु, किसने? सिक्कों के पांचवें गुरु, इनका इनका नाम क्या था? इनका नाम था जो वह गुरु अर्जुन देव। कौन थे?
तो सिक्कों के गुरु अर्जुन देव को जो है इन्होंने शहजादे खुसरो की सहायता से कारण इन्हें फांसी दी गई थी और जागीर का विवाह 1611 में हुआ था। 1611 में शेर ए अफगानी की विधवा महरुनिसा से हुआ था जो नूरजहाँ से प्रसिद्ध हुई थी। तो इतना फैक्ट आपको याद करके चलना है। सम्राट अशोक डैश डैश राजकुल से संबंधित थे। तो कह रहा मौर्य, गुप्त, चालुक्य और खिलजी। तो देखिए सम्राट अशोक मौर्य वंश से थे। मौर्य वंश से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शक्ति शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल 273 से 273 ईस्वी से इनका जो शासन था वह आपका 232 ईस्वी तक था। अशोक का राज्याभिषेक पूर्व उज्जैन का राज्यपाल था। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की एवं गुर्जरा अवलोकों में उसका नाम अशोक और पुराणों में अशोक वर्धन मिलता है। एलोरा का कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो कृष्ण थर्ड के द्वारा। अमोघ वर्ष के फर्स्ट, कृष्ण फर्स्ट और ध्रुव। तो एलोरा का कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो देखिए ये बनाया गया था आपका ध्रुव के द्वारा। किसके द्वारा? तो किसका 49 नंबर है ना। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कूट वंश के नरेश, देखिए एक मिनट, कूट वंश के नरेश कृष्ण फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। अब जो इनका शासन था तो 706 ईस्वी से इनका शासन जो था 753 ईस्वी तक था अशोक कृष्ण फर्स्ट का। लेक पैलेस किस नगर में स्थित है? तो जयपुर, बड़ोदरा, देहरादून और उदयपुर। लेक पैलेस किस नगर में स्थित है? 50 नंबर में। तो लेक पैलेस उदयपुर में स्थित है। उदयपुर राजस्थान में है। कहाँ पर? तो उदयपुर जो है आपका वह राजस्थान में है। बृहत्तम गुंबज गोल गुंबज किस राज्य में अवस्थित है? कह रहा है कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा। बृहत गुंबज गोल गुंबज कर्नाटक के बीजापुर में अवस्थित है। इसका निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। कौन कराया था? मोहम्मद आदिल शाह ने जो है आदिल शाह ने इसका निर्माण कराया था, जिसे उसका मकबरा उसी में उसका मकबरा भी आदिल शाह का स्थित है। कह रहा पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय को दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेताओं में से लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय का नाम सर्वप्रथम रूप से लिया जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। भारत तथा पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता हस्ताक्षर कब हुआ था? तो यहाँ पर 1965 को नहीं हुआ था, ना ही आपका 1948 को, ये हुआ था आपका 1972 को। भारत तथा पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हस्ताक्षरित हुआ था। इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तानी प्रतिनिधित्व आपके जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा किया गया था। इस समझौते के अनुसार भारत ने 93,000 कितना 93,000 युद्धबंदियों पाकिस्तान को मुक्त किया था और इसको 556 वर्ग मील ज़मीन वापस कर दी गई थी। आगे देखिए कह रहा है कि फलों सब्जियों और फूलों की खेतीबाड़ी की क्या क्या कहलाती है? तो फलों सब्जियों और फूलों की खेतीबाड़ी को कला कहलाती क्या है? तो कह रहा वनस्पति शास्त्र है और बागवानी है, रेशम कीट पालन है और कृषि विज्ञान है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बागवानी कहा जाता है। 55 नंबर है पद्धतियों के उस क्रम का अभी निर्धारण करें जो मशरूम की खेतबाड़ी में अपनाया जाता है। तो मशरूम की खेतबाड़ी में सबसे पहले क्या होता है? तो सबसे पहले तो आपकी बुआई होती है। क्या होती है? सबसे पहले बुआई होती है और बुआई के बाद क्या होती है? तो उसमें मशरूम एक कवक है जिसमें कार्बोहाइड्रेट एवं वसा की मात्रा कम तथा प्रोटीन की मात्रा आपकी अधिक पाई जाती है। उसके बिना मृदा के धान, पुआल और गेहूं के भूसे आदि पर यह सुगमता से उगाया जा सकता है। इसके लिए उचित तापमान आपकी 23 डिग्री से 30 डिग्री के बीच आपकी होनी चाहिए और यह आर्द्र से 80 और 90% उपयुक्त आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा
आपको उसके बाद बुआई होगी, उसके बाद बोया जाएगा, बोने के बाद तख्ताबंदी होगी, उसके बाद क्या होगा, वनस्पति खाद डालना शुरू किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारा इसमें जो है वह राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हरित खाद के लिए उपयुक्त एक अल्फीदार फसल कौन सा है? तो हरित खाद के लिए उपयुक्त एक अफलीदार फसल कौन सा है? तो कह रहा लोबिया है, गाजर है, गवार है और सन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोबिया। हरी खाद का अर्थ उन पत्तीदार फसलों से होता है जिसकी वृद्धि शीघ्रता तथा काफ़ी मात्रा में बड़ा होने पर फूल आने से पहले उन्हें जोतकर मिट्टी में दबा दिया जाता है। मृदा में ऐसी फसलें होती हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा आपका अलग होकर सूक्ष्म जीवों द्वारा अलग होकर यह ह्यूमस तथा पौधों के पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करते हैं। जैसे आपका सिनई, ढांचा, उड़द, मूंग की दाल, लोबिया, यह सब इसमें जो है शामिल होती हैं। आपका अपृतरणों यानी खरपतवार को नियंत्रित करने की एक विधि कौन सी है? खरपतवार जिसे आपका अपृतरणों कहा जाता है, जिसे हम खरपतवार को नियंत्रित करने की एक विधि क्या है? तो जुताई द्वारा क्या हम कर सकते हैं? तो नहीं, जुताई के द्वारा नहीं, ना ही बुआई के द्वारा, ना ही सिंचाई के द्वारा। घास घास पात को अगर हम ढक देंगे तब जाकर हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। भारत में गेहूं की जीन बैंक स्थित है। तो भारत में गेहूं की जीन बैंक कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में तो नहीं है, ना ही लुधियाना में है और ना ही कानपुर में। कहाँ पर है? तो करनाल में है। हरियाणा के करनाल में स्थित गेहूं अनुसंधान निदेशालय DWR गेहूं जोन बैंक को पोषित करता है। पशु फ्लैग रिंडर पेस्ट का कारण क्या है? तो कह रहा है यहाँ पर, कह रहा आपका जीवाणु नहीं होगा, क्या 59 है, तो जीवाणु नहीं होगा, ना ही आपका प्रोटोजोआ होगा, ये क्या हो जाएगा? विषाणु हो जाएगा। आपका खुरपाका, मुंहपाका, पिकानी, रेडी पेस्ट पशु रोग विषाणु के कारण होते हैं। खुरपाका यानी जिससे जानवरों की खुर जो है पक जाती है, और मुंहपका जैसे आपके पालतू पशु जो होते हैं उनका मुंह पक जाता है। वहीं पैकेनी गाय, भेड़ी भेड़ और सुअरों में यह रोग होता है, पैकेनी। तो ऑप्शन नंबर विषाणु के कारण ऐसा होता है। कह रहा भारतीय संविधान के अनुसार भारत में डैश डैश राज्य की प्रमुख होता है। कह रहा मुख्यमंत्री, प्रमुख शासन शासन सचिव, अध्यक्ष और राज्यपाल। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राज्यपाल। अब राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। यह मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है, परंतु उसका संवैधानिक स्थिति मंत्रिपरिषद की तुलना में बहुत सुरक्षित होता है और वह राष्ट्रपति के समान आसन नहीं रहता है। राष्ट्रपति के पास मात्र आपका विवेकाधीन शक्ति होती है, इसके अलावा यह सदैव प्रभाव का ही प्रयोग होता है। किंतु संविधान राज्यपाल को प्रभाव और शक्ति दोनों प्रदान करता है। उसका पद जितना आपका शोभामय होता है उतना ही कार्यरत भी होता है। ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने के लिए रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत। तो यहाँ पर अगर बात करें, देखिए आपकी दक्षिणी भारत हो जाएगी। 1820 में, कब? 1820 में देखिए थॉमस मुनरो ने, किसके द्वारा? तो थॉमस मुनरो के द्वारा, थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी सिस्टम जो है शुरुआत किया गया था। इसमें प्रमुख क्षेत्रों में जैसे मद्रास था, मुंबई था और असम के कुछ भाग थे जो ब्रिटिश भारत के आपके प्रांत इसमें शामिल थे। रैयतवाड़ी प्रणाली में क्या होता था, किसानों को मालिकाना हक सौंप दिया जाता था और ब्रिटिश सरकार ने किसानों से सीधे कर वसूला जाता था। इसके बाद रैयत प्रणाली की जो राजस्व दर थी वह आपकी कितनी थी? तो 50% राजस्व दर थी, और जिसमें शुष्क ज़मीन पर कितनी थी? जैसे आपकी जो नमी वाली ज़मीन थी उसके आपकी 50% थी, और जो आपका शुष्क वाली ज़मीन थी उस पर 60% जो है भूमि थी। जमींदारी प्रथा को 1793 में 1793 में जमींदारी प्रथा एक्ट के माध्यम से कार्नवालिस द्वारा पेश किया गया था। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी के प्रांत में लागू किया गया था। स्थायी निपटाना प्रणाली के रूप में भी इसे जाना जाता है। और विलियम बेंटिंग के कार्यकाल के दौरान 1833 में आपका महलवारी प्रणाली शुरू की गई थी। आगे देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कह रहा है चैडल चोटी, करोह चोटी,
कोड़ा चादरी चोटी, सिसोगागर चोटी। तो यहाँ पर देखिए आपका चैडल चोटी हो जाएगी। और इसके अगर बात करें तो ये आपका कितना है, 731 मीटर इसकी ऊंचाई है। सैडल पीक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी का सबसे ऊंची चोटी है। यह उत्तर अंडमान द्वीप पर स्थित है। यह सैडल पीक नेशनल पार्क से जो है घिरा हुआ है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया गया था? यहाँ पर हो जाएगा फ्रांसीसी संविधान के द्वारा। कौन सा? तो देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान की और भी बात कही, जैसे संसदीय सरकार, कनाडा का संविधान, ब्रिटिश संविधान और आयरलैंड का संविधान। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा फ्रांसीसी संविधान जो है आपका, वह स्वतंत्रता निर्माण से, बंधुता के सिद्धांतों से जो है लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? कह रहा ग्रेफाइट, मीथेन, हीरा, C60, बकमिनिस्टर, फ्लोरीन। तो यहाँ पर बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर बी मीथेन। ग्रेफाइट क्रिस्टलीय कार्बन का एक रूप होता है जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु संयोजकता के साथ 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के बंध होते हैं। हीरा कार्बन का एक रूप होता है जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु संयोजक के साथ साथ अन्य कार्बनिक परमाणु बंद हो जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस में ग्रैंड स्लैम नहीं है? कह रहा ऑस्ट्रेलियन ओपन, बैडमिंटन, रोलैंड गैरोस, इंडियन ओपन। तो 65 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंडियन ओपन हो जाएगा। चलिए अब कंप्यूटर देख लेते हैं। और पहला ही प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से ट्रिपल पी की कौन सी लेयर लिंक स्थापना के लिए उत्तरदायी होती है? LCP, IPCP, NCP और आपका IP। तो 66 में देखिए ये आपका हो जाएगा LCP। ऑप्शन नंबर ए विकल्प इसमें हो जाएगा। OCI का पूरा नाम क्या होता है? OCI का पूरा नाम क्या होता है? तो OCI का पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा इंटरनेट के उपयोग हेतु मॉडेम से मॉडेम कनेक्शन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसमें टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है? कह रहा ISDN, डायल अप, ईथरनेट और केबल इंटरनेट। तो 68 का हो जाएगा, इसे डायल ऐप द्वारा जो है उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे वेब एड्रेस के रूप में भी जाना जाता है? तो वेब एड्रेस के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए विकल्प हो जाएगा। कह रहा है शब्द DNS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो DNS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डिफरेंट नेम सीरीज, ये नहीं होगा, डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा DNS का पूर्ण रूप। यदि आप किसी ईमेल का उत्तर दे रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड स्वचालित रूप से आपको जो है भरा जाता है? 71 नंबर है। तो देखिए टू फ्रॉम फील्ड क्या हो जाएगा? आपने देखा होगा टू फ्रॉम फील्ड, यह जो ऑप्शन जो है आपका भरा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विकल्प हो जाएगा। कह रहा गूगल क्रोम में नए टैब को खोलने के लिए हम क्या दबाते हैं? तो Ctrl+T, Ctrl+N, Ctrl+J और Ctrl+O। तो गूगल क्रोम में नए टैब को खोलने के लिए हम क्या टाइप करते हैं? तो Ctrl+T। ऑप्शन नंबर ए विकल्प। पहला कंप्यूटर वायरस है, कह रहा क्रेपर, सेसर, ब्लेस्टर और आई लव यू। तो पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो आपका क्रेपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रेपर। ऑप्शन नंबर ए। MS-DOS PC के लिए पहला बूस्ट सेक्टर कौन सा है? कह रहा क्रेपर, ब्रेन, ब्लास्टर और सेसर। तो MS-DOS PC के लिए पहला बूस्ट सेक्टर वायरस है। तो ये जो हमारा हो जाएगा ब्रेन, दिमाग। कह रहा कि MCAFEE एक उदाहरण है। तो कह रहा कि खाल का, मालवेयर का, वायरस का और एंटीवायरस का। तो 75 का ये आपका हो जाएगा एंटीवायरस का। कह रहा मालवेयर एक प्रकार का क्या है? तो मेलिशियस सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस है, बेलवेयर है, या आपका आईलेगुअल वेयर है। तो मालवेयर एक प्रकार का क्या है? तो मालवेयर एक प्रकार का जो होता है आपका मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है।
ECS निम्नलिखित में से रखा जाता है। तो ECS का फुल फॉर्म क्या होता है? 77 में इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम कह रहा है कि IBM तथा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित फॉर्मेट है। कह रहा वेब, AB, MPEG, MIDI। तो आपका ये हो जाएगा वेब, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा GIF स्टैंडर्ड विथ है। तो यहाँ पर देखिए ग्राफिकल इंटरफेस फॉर्मेट ये नहीं होगा, ग्राफिकल इंटरकनेक्शन फाइल ये भी नहीं होगा, और ग्राफिक इंफॉर्मेशन फॉर्मेट ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। अब देखिए कह रहा है एक ऐसा एप्लीकेशन जो आपको सेल फोन पर संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए अनुमति देता है। एनिमेटेड, MMS, मल्टीमीडिया और मैसेज सर्विस, ये हो जाएगा MMS। अब हम चलते हैं यूपी जीके की तरफ और 20 हम यूपी जीके देखेंगे। कह रहा घोषित राम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे वह स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो 81 में बात करें तो देखिए ये आपका राजगिरी में नहीं है, ना ही चंपा में है और ना ही श्रावस्ती में। कहाँ पर है? तो कौशाम्बी में। घोषिताराम उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में सुप्रसिद्ध एक विद्वान था। घोषिताराम महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बनवाया गया था। सृष्टि घोषिता को भवन कौशाम्बी नगर दक्षिण पूर्वी कोने पर स्थित है। जरा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, और यहाँ पर लोकगीत दे रखा है और गायन का अवसर दे रखा है। क्या दे रखा है? गायन का अवसर दे रखा है। तो चैती का संबंध किससे हो जाएगा? तो चैती का संबंध हो जाएगा वह मौसमी गीतों से संबंधित हो जाएगा। और कजरी का संबंध विवाह एवं मौसमी गीत हो जाएगा। क्या? तो विवाह और मौसमी गीत हो जाएगा। और फिर आपका रसिया जो हो जाएगा, रसिया क्या हो जाएगा? तो ब्रजभूमि का लोकगीत हो जाएगा। किसका? रसिया ब्रज का लोकगीत हो जाएगा रसिया। और एक बचा सोहर जो हो जाएगा वह संस्कारिक गीत हो जाएगा। तो ए का चौथा यानी ऑप्शन नंबर ए विकल्प इसमें हमारा, और बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। कह रहा इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो विश्वनाथ मंदिर, अस्सी घाट, आगरा किला, विक्टोरिया मेमोरियल। इनमें से कौन सा जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो देखिए आपका विक्टोरिया महल आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। विक्टोरिया महल कोलकाता में। कहाँ पर है? तो आपका कोलकाता में है। विक्टोरिया महल कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। और ये एक प्रसिद्ध स्मारक है। इसका निर्माण विक्टोरिया ने 25 वर्ष के शासनकाल में किया था। इसका निर्माण विक्टोरिया ने ही किया था और 25 वर्ष के शासनकाल में कराया था। इसे पूरा होने के अवसर पर यह कहा जाता है कि सफ़ेद इसमें संगमरमर से यह बना हुआ है। और विश्वनाथ मंदिर 80 घाट यह पर वाराणसी में है। कहाँ पर है? तो यह जो है वाराणसी में है। और आगरा का किला तो आप जानते ही हैं कि आपका आगरा में ही है। आगे देखिए आगरिया, बेगा, भूइयाँ, अनुसूचित जनजातियाँ उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जिले में से किसमें मुख्य रूप से निवास करती हैं? ऑप्शन है अम्बेडकर नगर, जालौन, सोनभद्र और ललितपुर। तो ये देखे आ जाएंगे सोनभद्र हो जाएंगे। आपके अगरिया, बैगा, भुइयाँ, पठारी, परहरिया, भुनिया आदि जनजातियाँ सोनभद्र में आपकी पाई जाती हैं। सहरिया जनजाति ललितपुर में। कौन सी? सहरिया जो जनजाति जो आपकी पाई जाती है सहरिया, ये जो आपकी है वह ललितपुर में होती है। और खरवार जनजाति यह देवरिया और बलिया में होती है। कह रहा है क्या? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1947, 1950, 1962 और 1972। तो 85 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1972। 1972 को जो है इसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य उर्दू भाषा का विकास एवं प्रचार प्रसार करना था। और उर्दू भाषा का जो हम जानते हैं कि यूपी का जो है उर्दू थर्ड आपका जो है मातृभाषा है, राज्य भाषा है। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? तो ये देखिए उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नहीं, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद नहीं, तो मध्य क्षेत्रीय परिषद हो जाएगा। पूर्वी मध्य क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? पूर्वी
मध्य प्रदेश क्षेत्र में आपका क्या होता है, यह एक आपका बिहार आता है। कौन सा? बिहार आता है। बिहार के बाद आपका झारखंड आता है। झारखंड के बाद आपका उड़ीसा आता है और सिक्किम आता है और आपका वेस्ट बंगाल आता है। और आपका पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन सा हिस्सा आता है? पश्चिमी क्षेत्र में आपका एक तो गोवा आता है। गोवा के बाद आपका क्या आता है? तो गुजरात आता है। गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र आता है और महाराष्ट्र आ गया। और आपका दमनदीप, दादर और अगर हवेली। और उत्तरी में कौन कौन से आते हैं? उत्तरी में आपका चंडीगढ़ हो गया। चंडीगढ़ के बाद आपका हरियाणा हो गया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश हो गया। हिमाचल प्रदेश के बाद आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया। और एक आपका कौन सा हो जाएगा? पंजाब और दिल्ली और राजस्थान। और मध्य में कौन कौन सा है? तो मध्य में आप जानते ही हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद आपका एमपी हो गया। एमपी के बाद उत्तर प्रदेश और आपका उत्तराखंड। ये चार हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है। तो 87 में देखिए, विकलांग कल्याण से नहीं है, शहरी विकास से नहीं है, कुपोषण से है। किससे? तो कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को कुपोषण से निजात दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कुपोषित मिशन प्रारंभ किया है। कह रहा उत्तर प्रदेश में डैश डैश हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। तो सबरी अभियान की जो संकल्प की शुरुआत की गई थी वो किस उद्देश्य से की गई थी? तो देखिए, गरीबी दूर करने के लिए नहीं, कुपोषण दूर करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये इसके दर्ज पर 29 जिलों में कितने? तो 29 आपके डिस्ट्रिक्ट में जो है सबरी संकल्प योजना के तहत महिलाओं को कुपोषण से बचने के लिए, ऐसी महिलाएं जो जिनका जीवन दैनिक मजदूरी पर निर्भर है और उनको 2 वर्ष तक बच्चों को कुपोषण से दूर रखने के लिए 500 रुपये प्रति माह और 6 माह हेतु 3000 रुपये और बैंक खाता में यह भेजा जाएगा। आगे है 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपका बताया था कि देखिए, इसमें आपका ना ही आपका इलाहाबाद होगा, ना ही कानपुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाराणसी। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश वाराणसी जो है जनपद में सर्वाधिक आपका है। और 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का अधिकतम जनघनत्व वाला जो है, घटते क्रम में बात करें तो गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, संत रविदास और कानपुर। आगे देखिए, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने नहीं की थी, इन्होंने किया था शिव प्रसाद गुप्ता ने। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और वाराणसी की स्थापना 10 फरवरी आपका 1921 को जो हुआ था। यह असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास ने किया था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो रोपड़ है, मांडा है, बनवाली है और हुलास है। तो 91 का ये आपका हो जाएगा हुलास। तो हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है। कहाँ पर? सहारनपुर जिले में। सहारनपुर जिले में यह आपका स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल रोपड़ पंजाब में है। कहाँ पर? सिंधु घाटी का जो आपका रोपड़, ये आपका जो है पंजाब में है। और बनवाली कहाँ पर है? तो बनवाली आपका हरियाणा में है। और मांडा कहाँ पर है? तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। करा जनरथ नाम दिया गया है। जनरथ किसका नाम दिया गया है? 92 में पूछ रहा है। तो कह रहा है उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के लिए और नहीं, देश में यातायात सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए नहीं, और भारत सरकार द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा को प्रारंभ करने के लिए नहीं। ऑप्शन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा के लिए। ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जिले में यूरेनियम जो है पाया जाता है। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो झांसी में तो नहीं पाया जाता है। कहाँ पर? तो झांसी में नहीं पाया जाता है, ना ही मिर्ज़ापुर में। ये पाया जाता है ललितपुर में। कहाँ पर? तो ललितपुर में। देखिए, यूरेनियम प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे तत्वों में से सबसे भारी तत्व होता है, जो उत्तर प्रदेश के जो है ललितपुर ज़िले में पाया जाता है। इसकी खोज कब की गई थी? तो 1789 में इसकी खोज की गई थी।
कोलपोर्टा द्वारा पिचलैंड में। कह रहा निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में आपका सुमेलित नहीं है? तो ताला उद्योग आपका अलीगढ़ में है, तो ये भी सत्य है। कालीन उद्योग भदोही में है, ये भी सत्य है। अब चूड़ी कह रहा है कि आपका शाहजहाँपुर नहीं है, चूड़ी के लिए आपका फिरोजाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चूड़ी के लिए फिरोजाबाद, जिसे हम जो है सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है। तो कौन सी जनगणना में? 5वीं पंचवर्षीय योजना में नहीं, 6वीं पंचवर्षीय योजना में नहीं, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है प्राप्त की है। इस योजना में 10.8 कितना? तो 10.8% की वृद्धि हुई है, जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक औद्योगिक वृद्धि दर है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में रक्षा ग्वालियर का केंद्रित आपका उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा। तो कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पर तो पूर्वांचल नहीं है, ना ही आपका मध्य है, ना ही पश्चिमी है, ये आपका हो जाएगा बुंदेलखंड। 1 फरवरी 2018 को जो है प्रस्तुत आम बजट में 2 रक्षा गलियारा डिफेंस कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें पहला कॉरिडोर चेन्नई बेंगलुरु के मध्य, जबकि दूसरा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को प्रभावित किया गया है। और ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? तो ये तो आपका था ऑप्शन नंबर डी, समग्रता उपागम। और उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो देखिए नहर तो नहीं है, ना ही तालाब है, ये आपका होगा नलकूप। 80% कितना? 80% सिंचाई कार्य नलकूपों और कुओं द्वारा कितना किया जाता है? तो कुओं द्वारा आपका 19%। और 99 में निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो ये जो आपका है धान, मक्का और गेहूँ। और लास्ट प्रश्न होगा, कह रहा उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आमों का सर्वोच्च उत्पादक है? तो ये आपका लखनऊ हो जाएगा, जो दशहरी आमों का सर्वाधिक उत्पादक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा। और अगर अंत तक बने हैं, क्लास पसंद आई हो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और अगर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन करेंगे, तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा या ऑनलाइन रहूँगा तो सबसे पहले आप तक वो नोटिफिकेशन पहुँचेगा। तो फिर आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा।